डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पाइथन फंडामेंटल्स पार्ट 1 के अंदर सीखेंगे कि हमारे पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होते हैं और टोकन्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज की आउटलाइंस में हम देखेंगे पाइथन कैरेक्टर सेट और टोकन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, पाइथन कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स डेट अ पाइथन लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। तो सिंपल कैरेक्टर सेट क्या होता है? हमारा सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स का होता है। इसका मतलब कैरेक्टर सेट के अंदर हमारे वैलिड कैरेक्टर्स आते हैं जिसको पाइथन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लेती है। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं हम कि ये कैरेक्टर सेट कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए लेटर्स होते हैं इसके अंदर, कैरेक्टर सेट के अंदर ए टू जेड अपर केस, ए टू जेड लोअर केस। ठीक है, इसके बाद में डिजिट्स भी हो सकती हैं 0 to 9 तक। स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं जैसे स्पेस, एक्सक्लेमेटरी साइन, एट द रेट ऑफ, पॉन्ड साइन या हैश साइन। ठीक है, डॉलर साइन, परसेंटेज वाला साइन, ये कैप वाला साइन, एंड वाला साइन, स्टार, पैरेंथेसिस, अंडरस्कोर, माइनस या हाइफन, प्लस, इक्वल, पाइप साइन, बैकस्लैश, कॉलन, सेमी कॉलन, डबल क्वेट, सिंगल क्वेट, लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये हमारे स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। इसके बाद में वाइट स्पेसेस भी होते हैं इसके अंदर कुछ, जैसे ब्लैंक स्पेस, टैब्स, कैरीज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फीड। तो इसको हम आगे समझेंगे अच्छे से। इसके बाद में अदर कैरेक्टर्स में होते हैं एस्काई एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो एस्काई कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये हमारी क्या एनकोडिंग स्कीम्स होती हैं कुछ कैरेक्टर्स के लिए। तो ये 7 बिट कोड होता है एस्काई, जिसके अंदर 2 to the power 7, इसका मतलब 128 ग्रुप्स बन सकते हैं। इसके बाद आता है यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो यूनिकोड कैरेक्टर हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट होता है। तो ये क्यों बना? इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि सब पूरे वर्ल्ड में सभी कैरेक्टर्स को यूनिक कोड देने के लिए, कि उस कोड से हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी उस कैरेक्टर्स के लिए वो कोड यूज कर सकें। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं टोकन्स। तो पाइथन ब्रेक्स ईच लॉजिकल लाइन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री लेक्सिकल कंपोनेंट्स नोन एज टोकन्स। तो सिंपल क्या होता है, पाइथन के अंदर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम कई सारी लाइंस लिखते हैं जिनको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जो हम आगे सीखेंगे क्या होते हैं स्टेटमेंट्स वगैरह। तो अभी आप इतना समझिए कि जब हम पाइथन के अंदर कुछ भी हम स्टेटमेंट या लाइन लिखते हैं, ठीक है, तो वो लॉजिकल होता है, उसके अंदर कोई कंसेप्ट निकलता है। ठीक है ना? तो हम उस लाइन को क्या करता है पाइथन, उस लाइन को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। लेक्सिकल कंपोनेंट्स में मतलब छोटी छोटी इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम टोकन कहते हैं। इसको हम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन इज नोन एज अ टोकन और लेक्सिकल यूनिट। तो चलिए देखते हैं पाइथन के अंदर कौन कौन से टोकन्स होते हैं। सबसे पहले कीवर्ड होता है, उसके बाद में आइडेंटिफायर जिनको हम नेम्स भी बोल सकते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, पंचुएटर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड क्या होता है? तो देखिए कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। वी कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। तो सिंपल कीवर्ड हमारे क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब इनको हम किसी और वे में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी डेफिनेशन जो होती है पाइथन के अंदर स्टोर रहती है। ठीक है,
और इनको हम किसी भी वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते, फंक्शन नेम की तरह यूज नहीं कर सकते, और कोई भी आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड जो होते हैं हमारे केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब अपर केस या लोअर केस, तो इसका मतलब कीवर्ड्स हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं देयर आर 33 कीवर्ड्स इन पाइथन 3.7। तो पाइथन 3.7 वर्जन जो है उसके अंदर 33 कीवर्ड्स हैं। ऑल द कीवर्ड्स एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स एंड नन आर इन लोअर केस। इसका मतलब 33 में से केवल ये 3 कीवर्ड्स हमारे ऐसे हैं जिनका पहला कैरेक्टर, आप देख रहे हैं पहला कैरेक्टर अपर केस कैरेक्टर है, इसका मतलब कैपिटल लेटर है, और जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो सारे लोअर केस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कीवर्ड्स की ये लिस्ट दे रखी है, 33 कीवर्ड्स हैं सारे, तो इसमें फॉल्स, ट्रू और नन, इनका जो पहला कैरेक्टर है वो हमारा अपर केस है, और जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो सभी आप देख रहे हो लोअर केस में लिखे हुए हैं। तो देखिए 33 कीवर्ड्स में आप सबसे पहले फॉल्स होता है, ट्रू होता है, नन होता है, एंड होता है, एज होता है, एसर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डीईएफ, डीईएल, इलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इम्पोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, रेज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, विद और यील्ड। तो ये 33 हमारे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन 3.7 में, ठीक है। हो सकता है कि जब आगे वर्जन और आए उनमें ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो पाइथन 3.7 में अभी 33 ही कीवर्ड्स हैं। चलिए आप देखते हैं आइडेंटिफायर्स। तो देखिए आइडेंटिफायर्स क्या होता है। अब पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल क्या है, आइडेंटिफायर हमारे नेम होते हैं, हम कुछ भी नेम ले सकते हैं जो किसको आइडेंटिफाई करेगा, वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को, मॉड्यूल को और अदर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि हम वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकते हैं, क्लास का कोई नाम रख सकते हैं, मॉड्यूल का और ऑब्जेक्ट का भी कुछ नाम रख सकते हैं, तो वो हमारे आइडेंटिफायर कहलाते हैं। बट अब ये नेम रखने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं आइडेंटिफायर्स की, तो देखिए वो समझते हैं क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या होती है कि आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। इसका मतलब कि हम जब भी कोई आइडेंटिफायर बनाएंगे तो वो कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स, आइडेंटिफायर जो होता है हमारा वो सीक्वेंस होता है किस किस का, लेटर्स और डिजिट्स का। अब अच्छा एक चीज देखिए आप, आइडेंटिफायर जब हम बनाएंगे तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारा स्टार्ट होना चाहिए केवल लेटर से। इसका मतलब A to Z तक कोई सा भी लेटर हो सकता है, या फिर केवल हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं डिजिट्स 0 to 9 कैन बी पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर। डिजिट्स जो होती हैं वो आइडेंटिफायर का पार्ट्स हो सकती हैं, बट एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि डिजिट्स हमारी आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकती। इसका मतलब सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी आइडेंटिफायर को हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। चलिए और रूल्स देखते हैं। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई आइडेंटिफायर हम कैपिटल ए डिफाइन करते हैं और एक आइडेंटिफायर हम स्मॉल ए ले लेते हैं, तो यहां पर दोनों आइडेंटिफायर अलग अलग कहलाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ। इसका मतलब आइडेंटिफायर को हम कितना भी बड़ा लेंथ का बना सकते हैं। आइडेंटिफायर्स कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है कि आइडेंटिफायर में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स हम पहले ही सीख चुके हैं, जैसे कुछ मैं आपको बताता हूं, अंडरस्कोर तो हम यूज कर सकते हैं, केवल एक ही ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है अंडरस्कोर
जिसको हम आइडेंटिफायर में यूज कर सकते हैं, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को आइडेंटिफायर्स में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स आपको पता ही है, जैसे @, हैश साइन होता है। ठीक है, और भी कई होते हैं, आप पढ़ चुके हो पहले। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर्स। तो वैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे हमने एरिया ले रखा है, सर्कल ले रखा है, माई डेटा ले रखा है, माई डेटा कैपिटल में ले रखा है। तो यहाँ पर माई डेटा ये लोअर केस में है और ये अपर केस में है, तो ये दोनों आइडेंटिफायर अलग अलग कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंडर स्कोर और नेम लिख रखा है हमने, इसका मतलब ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि हमने इसको अंडर स्कोर से स्टार्ट किया है। ठीक है, फाइल 7, तो ये भी हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि डिजिट्स जो है वो स्टार्टिंग में नहीं आ रही, वो बाद में आ रही है। nev_var, तो ये भी हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है। अब हम कुछ देखते हैं इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हैं। जैसे आप सपोज कीजिए मैंने एक आइडेंटिफायर बनाया nev@var, तो ये हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेशल कैरेक्टर @ यूज कर रखा है। अब यहाँ देखिए 1 to एरिया, तो यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट कर रखा है। ये 1 हमारी एक डिजिट है जिससे स्टार्ट कर रखा है, और डिजिट से हम आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं कर सकते। कंटिन्यू यहाँ पर क्या है, हमारा कीवर्ड होता है कंटिन्यू नाम का, तो इसलिए हम इसको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। माई डॉट डेटा, तो यहाँ पर हमारा डॉट आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर इनवैलिड आइडेंटिफायर है। चलिए अब हम देखते हैं टोकन्स के अंदर दूसरा टॉपिक, लिटरल्स क्या होता है या वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं लिटरल्स आर डेटा आइटम्स डेट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। इसका मतलब लिटरल्स हमारे ये डेटा आइटम्स होते हैं जिनके कोई फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, पाइथन अलाउज सेवरल काइंड ऑफ लिटरल्स, तो पाइथन के अंदर ये 5 तरीके के लिटरल्स हो सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल, नन, और लिटरल कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इस कलेक्शंस के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, तो देखिए स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय क्वेट्स। तो सिंपल क्या क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग को जब हम सिंगल क्वेट या डबल क्वेट या ट्रिपल क्वेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा। तो ये स्ट्रिंग क्या होती है, हमारी सिंपल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। जैसे यहाँ देखिए हमने यहाँ सिंगल क्वेट के अंदर NEV लिख रखा है, तो इसका मतलब ये हमारी स्ट्रिंग है। अब यहाँ आप देखिए XYZ के अंदर हमने XYZ लिख रखा है हमने डबल क्वेट के अंदर, तो इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, स्ट्रिंग कहलाएगी। अब देखिए आप पाइथन अलाउज सम नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, पाइथन के अंदर कुछ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अब ये समझते हैं। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि कीबोर्ड से हम ये कैरेक्टर टाइप नहीं कर सकते, जैसे कि बैक स्पेस, टैब्स, कैरीज रिटर्न, इनका यूज कर सकते हैं पर ये टाइप नहीं कर सकते। तो ये हमारे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं। अब देखिए दीज ऑल नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो जी जितने भी हमारे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। तो अब देखते हैं एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बैकस्लैश। तो ये जितने भी हमारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं इनको हम बैक स्लैश से स्टार्ट करते हैं, फॉलोड बाय दीज वन और मोर नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। तो क्या होता है कि जब हम इन एस्केप सीक्वेंस को यूज करेंगे तो स्टार्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, उसके बाद में हम कोई कैरेक्टर लिखेंगे। तो आप समझते हैं एस्केप सीक्वेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। यहां पर आप देखिए, ये देखिए अब हमने क्या कर रखा है कि सपोज कीजिए हमको बैक स्लैश यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस यहाँ पर बैक स्लैश और ये बैक स्लैश 2 बार लगाएंगे तो हम बैक स्लैश को यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम सीखेंगे स्ट्रिंग को प्रिंट कराने में।
ठीक है। अब यहां पर देखिए बैक स्लैश हमने सिंगल क्वेट लिख रखा है, तो इसका यूज होता है कि जब हम सिंगल क्वेट किसी स्ट्रिंग के अंदर लिखना चाहते हो, ठीक है। डबल क्वेट सेम वही चीज, जब हम डबल क्वेट किसी स्ट्रिंग के अंदर लिखना चाहते हो। अब यहां देखिए आप बैक स्लैश ए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एस्काई बेल, तो ये हमें अलर्ट कराता है, ठीक है ना। अब यहां देखिए बैक स्लैश बी, तो ये हमारा एस्काई बैक स्पेस होता है। बैक स्पेस का मतलब आपको पता ही कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिख रखी है, मान लीजिए सम लिख रखा है, ठीक है, अगर सम के बाद में मैंने बैक स्लैश बी लगा दिया तो इसका मतलब, और हम इसको प्रिंट कराते हैं तो केवल एसओएम प्रिंट होगा, क्योंकि बैक स्लैश बी ने क्या किया, ई हमारा रिमूव कर दिया, क्योंकि बैक स्पेस का क्या मतलब होता है कि एक पोजीशन पहले आ जाते हैं हम, तो केवल क्या प्रिंट होगा, एसओएम प्रिंट होगा। चलिए अब हम देखते हैं बैक स्लैश एफ, तो इसका मतलब होता है फॉर्म फीड। फॉर्म फीड का मतलब क्या होता है आप समझिए कि जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां पर लिखा स्ट्रिंग, ठीक है, मुझे प्रिंट कराना है स्ट्रिंग लिटरल्स, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट के ब्रैकेट्स में लिखा स्ट्रिंग और फिर मैंने लिखा बैक स्लैश एफ और फिर मैंने लिखा लिटरल्स, ठीक है। तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग प्रिंट होगा सबसे पहले, और जस्ट उसके नेक्स्ट लाइन में जी की अगली पोजीशन से लिटरल्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्म फीड होता है। अब समझते हैं स्लैश एन, ठीक है, या फिर बैक स्लैश एन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो आप ऐसे समझिए आप, जैसे प्रिंट में हम अगर हमने स्ट्रिंग स्लैश एन और लिटरल्स लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले स्ट्रिंग प्रिंट होगा और उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, लिटरल्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इनको हम रन करा के देखेंगे। अब देखिए आप बैक स्लैश आर, तो ये कैरेज रिटर्न क्या होता है, कैरेज रिटर्न आप ऐसे समझिए कि प्रिंट के अंदर अगर हमने स्ट्रिंग कैरेज रिटर्न बैक स्लैश आर और लिटरल्स लिखा, ठीक है, या एक काम करते हैं लिटरल्स की जगह हम केवल लाइट ले लेते हैं, ठीक है, LITE ले लेते हैं। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, पहले तो आप ये समझिए कि बैक स्लैश आर का मतलब क्या होता है कि वो स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाता है। तो अब क्या होगा कि जब बैक स्लैश आर के बाद में लाइट जो लिखा हुआ है तो ये कब प्रिंट होगा, इसका मतलब ये स्टार्टिंग से प्रिंट होगा। इसका मतलब एल हमारा एस की जगह प्रिंट होगा, आई हमारा टी की जगह प्रिंट होगा, टी हमारा आर की जगह प्रिंट होगा और ई हमारा आई की जगह प्रिंट होगा। उसके बाद में एन जी प्रिंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो आउटपुट आएगी वो आएगी हमारी LITENG। क्लियर है। अब समझते हैं हम बैक स्लैश टी, तो ये हॉरिजेंटल टैब कहलाता है। हॉरिजेंटल टैब का मतलब अगर हमने प्रिंट में स्ट्रिंग बैक स्लैश टी और लिटरल्स लिखा तो इसका मतलब स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद में एक टैब का मतलब होता है स्पेस, स्पेस लग के और लिटरल्स हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं बैक स्लैश वी क्या होता है, ये हमारा वर्टिकल टैब कहलाता है। वर्टिकल टैब का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए हमने प्रिंट में स्ट्रिंग बैक स्लैश बी और लिटरल्स लिखा, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले स्ट्रिंग प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन में एक टैब लग के तब हमारा लिटरल्स प्रिंट होगा। यहां पर हॉरिजेंटल टैब में क्या हो रहा था, वो हॉरिजेंटली टैब प्रिंट हो रहा था, और वर्टिकल टैब में क्या हो रहा है कि नेक्स्ट लाइन में टैब प्रिंट होगा। टैब प्रिंट का मतलब टैब लग के स्पेस लग के तब लिटरल्स हमारा प्रिंट होगा। चलिए अब देखते हैं हम कुछ यूज करके देखते हैं कि ये होता क्या है। अब आप देखिए सपोज कीजिए मैंने ए में एक स्ट्रिंग ली, पहले हेलो, ठीक है, और इसके बाद में मैंने ले लिया इंडिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कराना चाहता हूं, तो यहां आप देखिए हेलो इंडिया प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी ये एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है क्योंकि ये हमने पूरा एक ही लाइन में लिखा है। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूं कि मैंने लिखा ए इक्वल टू, अब सपोज करिए आप मैंने ए में मुझे लिखना है क्या,
मुझे लिखना है जैसे नवीन बुक। तो अब आप देखना क्या होता है कि जब हम डबल क्वेट के अंदर लिखते हैं सिंगल क्वेट, जब हम सिंगल क्वेट डबल क्वेट के अंदर लिखते हैं और जब हम प्रिंट कराएंगे ए को, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए तो हमारा यहाँ पर सिंगल क्वेट नवीन्स बुक हमारा प्रिंट हो गया। बट प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम ऐसे आएगी ए इक्वल टू मैंने सिंगल क्वेट में एक स्ट्रिंग लिखी नवीन और ये ऐसे करके सिंगल क्वेट एस लगा के और बुक्स लिखा और उसके बाद में फिर से मैंने सिंगल क्वेट लगा दिया। तो अब आप देखना क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर वो स्ट्रिंग एंड हो जाएगी जब हम ये सिंगल क्वेट लगाएंगे, पर हम यूज करना चाह रहे थे सिंगल क्वेट को यहां पर लगाना चाह रहे थे। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा। ए इक्वल टू अब हम क्या लिखेंगे, समझिए आप, नवीन, अब मैं क्या करूंगा बैक स्लैश सिंगल क्वेट लगा के एस लिख दूंगा और उसके बाद में बुक लिख के सिंगल क्वेट लगा दूंगा। ठीक है, अब जब मैं प्रिंट करूंगा ए को, तो अब आप देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, सेम इसका अपोजिट, इसका अपोजिट कैसे, सपोज कीजिए कि अगर यहां पर मैं, आप ऐसे समझिए ए इक्वल टू मैंने डबल क्वेट के अंदर नवीन और मैं ऐसे करके ये लिखना चाहता हूं। ठीक है, और इसके बाद में मैंने लिखा बुक। तो अब यहां पर भी सेम वही प्रॉब्लम आएगी कि डबल क्वेट के बाद में जब हमने ये डबल क्वेट लगाया तो यहां पर वो एंड हो जाएगी स्ट्रिंग, उसके बाद में वो रीड ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब जब मैं इसको एंटर करूंगा तो देखिए फिर से वही सिंटैक्स एरर आ रही है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू सिंपल क्या करेंगे, डबल क्वेट में जब हम स्ट्रिंग लिखेंगे अपनी, तो अब मैं क्या करूंगा बैक स्लैश लगा के डबल क्वेट लिख के एस लिखूंगा और उसके बाद में मैं बुक लिख दूंगा। और जब हम एंटर करके प्रिंट कराएंगे ए को, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए स्ट्रिंग हमारी दो टाइप की हो सकती है पाइथन के अंदर। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, पहली स्ट्रिंग हो सकती है हमारी सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, जिनको हम बेसिक स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, और दूसरी हो सकती है हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो चलिए समझते हैं हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। स्ट्रिंग टेक्स्ट इज एनक्लोज्ड इन सिंगल क्वेट्स। ठीक है, सिंगल क्वेट या डबल क्वेट के अंदर जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहलाएगी। अब देखिए आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग दो तरीके की हो सकती है। जैसे एक तो हम, जैसे आप पहले ये देखिए, बाई एडिंग अ बैक स्लैश एट द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल क्वेट या डबल क्वेट स्ट्रिंग्स, एड अ बैक स्लैश इन द एंड बिफोर प्रेसिंग एंटर टू कंटिन्यू टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट लाइन। सिंपल इसका क्या मतलब है कि हमने एक कोई स्ट्रिंग बनाने के लिए वेरिएबल लिया या आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, str इक्वल टू हमने डबल क्वेट के अंदर लिखा नवीन और हमने यहां पर लिखा बैक स्लैश वार्स ने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम इसको नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं दूसरी स्ट्रिंग को जैसे, बट जब ये इसको हम प्रिंट कराएंगे तो वो नवीन वार्स ने, देखिए आप इसको रन करा के देखते हैं हम, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या आउटपुट आएगा। अब आप देखिए यहां पर मैंने क्या किया, ए इक्वल टू डबल क्वेट में मैंने पहले डबल क्वेट यहां से हटा देते हैं, डबल क्वेट में मैंने क्या लिखा नवीन, और जब मैं एंटर करूंगा तो देखिए एरर आ गई। इसका मतलब कि मैं टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बैक स्लैश लगा देते हैं। तो अब देखिए आप ए इक्वल टू जब हम लिखेंगे नवीन और अब हम बैक स्लैश लगा देते हैं तो अब हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा वार्स ने।
ठीक है, और मैंने डबल क्वेट लगा के ये एंटर किया। अब मैं प्रिंट करूंगा ए को, तो आप देखिए क्या आउटपुट प्रिंट होती है, नवीन वार्ष्णेय प्रिंट हो रहा है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि केवल हम इसको वार्ष्णेय को दूसरी लाइन में लिखने के लिए हमने ये बैक स्लैश लगाया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वार्ष्णेय जो है वो दूसरी लाइन में प्रिंट होगा, नहीं, ये जस्ट इसके आगे प्रिंट होगा। नवीन वार्ष्णेय, अब आप एक चीज देख रहे हो, नवीन वार्ष्णेय में कोई स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बैक स्लैश के तुरंत बाद वार्ष्णेय लिखा था। अगर हम वार्ष्णेय में यहां पर बैक स्लैश के बाद में एक स्पेस दे देते तो नवीन स्पेस वार्ष्णेय प्रिंट होता। ठीक है, तो ये केवल सिंगल लाइन के लिए यूज होता है, मल्टी लाइन में स्ट्रिंग लिखने के लिए, बट जो आउटपुट प्रिंट होगा हमारा वो सिंगल लाइन में ही आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए फिर से हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट भी दूसरी लाइन में आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपल क्वेट यूज करेंगे। तो बाय टाइपिंग द टेक्स्ट इन ट्रिपल क्विटेशन मार्क्स वी कैन राइट अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, str इक्वल टू हमने डबल क्वेट 3 बार लगाई और नवीन वार्ष्णेय लिखा। तो अब जो आउटपुट प्रिंट होगी, अब वो नवीन तो फर्स्ट लाइन में आएगा और वार्ष्णेय जो है वो सेकंड लाइन में आएगा। इसको चलिए रन करा के देखते हैं। ये देखिए, अब मैंने a इक्वल टू ट्रिपल क्वेट लिख के नवीन एंटर करके वार्ष्णेय ये लिखा और ट्रिपल क्वेट से मैंने क्लोज कर दिया। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा a को, तो अब देखिए नवीन वार्ष्णेय, तो नवीन हमारा फर्स्ट लाइन में आ रहा है, वार्ष्णेय हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए साइज ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग का साइज हम कैसे पता करेंगे, तो आप देखिए साइज ऑफ अ स्ट्रिंग एज द काउंट ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो सिंपल, जब हम डबल क्वेट या सिंगल क्वेट के अंदर कोई भी कैरेक्टर्स लिखेंगे तो उनकी काउंटिंग जो होती है वही उसका साइज होता है। जैसे, अच्छा एक चीज और देखिए आप, एस्केप सीक्वेंस इज काउंटेड एज अ वन कैरेक्टर। जितने भी हमारे एस्केप सीक्वेंस हैं वो वन कैरेक्टर होता है, उसको हम वन कैरेक्टर की तरह काउंट करेंगे। जैसे अब आप यहां देखिए हमने सिंगल क्वेट में एक स्ट्रिंग लिख रखी है, एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश, ठीक है ना, ये तो इसका साइज 1 होगा। अब यहां देखिए हमने सिंगल क्वेट में एबीसी लिख रखा है, तो यहां पर क्या होगा, इसका साइज 1 2 3, तो इसका मतलब साइज इसका क्या होगा, 3 होगा। अब यहां पर हमने सिंगल क्वेट में आप देखिए क्या लिख रखा है, नवीन बैक स्लैश सिंगल क्वेट एस स्पेस और कार लिख रखा है। ठीक है, तो यहां पर हम गिनते हैं नवीन 1 2 3 4 5 6, और ये बैक स्लैश सिंगल क्वेट का भी 1 होगा तो 7, एस का हो गया 8, स्पेस का 9, सी का 10, ए का 11, आर का 12। तो इसका मतलब साइज क्या हो गया इस स्ट्रिंग का, 12। अच्छा, अब यहां पर हमें कुछ चीज समझनी है अच्छे से, कि जब हम ट्रिपल क्वेट मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखेंगे तो वहां पर जो हमारा ईओएल कैरेक्टर होता है, ईओएल कैरेक्टर हमारा वही होता है जो हम एंटर मारते हैं ना। जैसे एसटीआर लिखने के बाद हमने ट्रिपल क्वेट में माई लिखने के बाद एंटर किया, तो यहां पर क्या होता है, हमारा ईओएल कैरेक्टर कहलाता है। और नेम लिखा तो ये हमारा काउंट होता है 1 कैरेक्टर, इसका मतलब इसको हम 1 कैरेक्टर काउंट करेंगे इसको। तो यहां पर आप देखिए इसका साइज क्या होगा, 1 2 और एक यूएल कैरेक्टर का 3, एन का 4, ए का 5, एम का 6 और ई का 7। तो इसका साइज क्या होगा इस स्ट्रिंग का, 7 होगा। बट एक चीज अब आप देखिए कि जब हम बैक स्लैश यूज करेंगे तो बैक स्लैश हमारा काउंट नहीं होता। जैसे आप इसमें देखिए एसटीआर इक्वल टू हमने डबल क्वेट के अंदर लिखा माई बैक स्लैश और नेम लिखा, तो यहां पर ये बैक स्लैश काउंट नहीं होगा। तो यहां पर इसका साइज होगा 1 2 3 4 5 6, इसका साइज क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अगर हमको साइज पता करना है प्रोग्राम में, तो हमारा एक फंक्शन होता है लेंथ करके, तो हम उसको यूज करके अपना कोई भी स्ट्रिंग का साइज पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं।
यहां पे आप देखिए मैंने क्या किया, a इक्वल टू, मैं पहले ट्रिपल क्वेट वाली स्ट्रिंग ले लेता हूं, नवीन एंटर वार्स नेम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका साइज जानना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, प्रिंट, या फिर एक काम करते हैं इसको स्टोर कर लेते हैं कहीं, b इक्वल टू लेंथ, और मैंने यहां पर a लिख दिया। तो क्या होगा, अब देखिए आप, ये इस a स्ट्रिंग की लेंथ b जो भी आएगी वो b में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट कराता हूं b को। तो अब आप देख रहे हो 15 प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 और फिर EOL का 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 15 आएगा। तो इस टाइप से हम एलियन फंक्शन को यूज करके किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना न्यूमेरिकल लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। लिटरल्स के अंदर हमने स्ट्रिंग लिटरल्स सीख लिए, अब हम समझते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं। तो ये न्यूमेरिक लिटरल्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले इंटीजर लिटरल्स और उसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो चलिए समझते हैं इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं। तो आप देखिए, इंटीजर लिटरल्स आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब कि ये होल नंबर होते हैं, इनके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। अच्छा, ये इंटीजर लिटरल्स हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन वाले हो सकते हैं, ठीक है। कॉमा कैन नॉट एपियर इन एन इंटीजर्स कांस्टेंट। इसका मतलब कि जब हम कोई इंटीजर वैल्यू लिखेंगे उसके बीच में हम कहीं भी कॉमा वगैरह नहीं लगाएंगे। तो अब आप देखिए, तीन तरीके के हमारे इंटीजर लिटरल्स होते हैं। पहला डेसिमल इंटीजर लिटरल्स जिसका बेस 10 होता है, दूसरा ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स जिसका बेस हमारा 8 होता है, इसके बाद हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स जिसका बेस 16 होता है। तो चलिए समझते हैं डेसिमल इंटीजर लिटरल्स क्या होता है। अब आप देखिए, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स ये सीक्वेंस होते हैं डिजिट्स के 0 से 9 तक। तो आप यहां देख रहे हो 0 से 9 तक में हमारी 10 डिजिट्स आती हैं, इसीलिए इसका बेस 10 होता है डेसिमल इंटीजर लिटरल्स का। तो जो भी हम मैथ में अभी तक पढ़ते आए हैं वो सब हमारे डेसिमल इंटीजर्स हैं। अब जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए 176, 23, -56 और +86, तो ये सारे हमारे डेसिमल इंटीजर लिटरल्स हैं। अब समझते हैं हम ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स क्या होता है। तो देखिए, सीक्वेंसेस ऑफ डिजिट्स 0 से 7। तो अब यहां आप देख रहे हो ये हमारा 8 बेस होता है, तो 0 से 7 तक हमारी 8 डिजिट हो गई। अच्छा, तो ये हमारा ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स कहलाता है। तो ये हमारा स्टार्ट होता है किससे, 0 और स्मॉल ओ से, डिजिट 0 फॉलोड बाई लेटर ओ। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम पहले 0 लगाएंगे, फिर ओ लिखेंगे और 10, 0 0 1 4। तो यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए, इस 10 का मतलब यहां पर डेसिमल वाला 10 नहीं है, इसका मतलब ऑक्टल में कोई और नंबर है, डेसिमल के इक्विवेलेंट इसका मतलब कुछ और होगा। तो ये हम समझेंगे कन्वर्जन में बाद में, ठीक है ना, अगली वीडियो में। तो अब हम समझते हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर्स लिटरल क्या होते हैं। इसका बेस 16 होता है, इसके अंदर हमारी डिजिट 0 से 9 तक आती हैं और कुछ लेटर भी आते हैं A से F तक। तो ये डिजिट्स जो 0 से 9 तक होती हैं वो डेसिमल वाली ही होती हैं। और यहाँ A से F का मतलब है, A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 होता है, C का मतलब 12 होता है, D का मतलब 13 होता है, E का मतलब 14 होता है और F का मतलब 15 होता है। जब इनको हम लिखते हैं तो पहले हम 0 लगाते हैं और स्मॉल x लिखते हैं, या फिर हम 0 लगाने के बाद कैपिटल X भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहां देखिए एग्जांपल में 0x 4a6, ऐसे ही 0 कैपिटल X F28। तो ये हमारे हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स होते हैं। अब आप देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होते हैं। इनको हम रियल लिटरल्स भी कह सकते हैं। रियल नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। तो कुल मिला के क्या है, ये हमारे फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसके अंदर।
तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्रैक्शनल फॉर्म और एक होता है हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म। तो पहले हम समझते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है। फ्रैक्शनल फॉर्म ये हमारे कोई भी साइंड या अनसाइंड डिजिट्स हो सकती हैं, इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट बिटवीन डिजिट्स। इसका मतलब क्या है कि डिजिट्स के बीच में डेसिमल पॉइंट होगा, जैसे सम वैलिड रियल लिटरल्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अब जैसे ये जितने भी हमने लिखे हैं ये सारे हमारे क्या हैं, वैलिड फ्रैक्शनल फॉर्म्स हैं। जैसे 2.5 -18.54 -0.0059 0.7 बाई डिफॉल्ट। अगर हमने 0.7 लिखा तो बाई डिफॉल्ट इसका मतलब क्या होगा, 0.7 होगा। अगर हम 2 पॉइंट लिखते हैं तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 2.0 होगा। अब हम समझते हैं कुछ इनवैलिड रियल लिटरल्स कौन कौन से हैं। जैसे हमने सिंपल 5 लिखा तो ये इनवैलिड है। 12 डिवाइडेड बाई 4 लिखा, ये भी इनवैलिड है। 2354.26.9 लिखा, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम दो बार हमने डेसिमल पॉइंट लगा रखा है। 47,234.50, ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने कॉमा स्पेशल कैरेक्टर ये लगा रखा है, कॉमा लगा रखा है। चलिए अब हम समझते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। कंसिस्ट टू पार्ट्स, इसके भी दो पार्ट होते हैं, मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट। तो अब देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे 9.5 को हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। अभी ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म है। अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.95 इंटू 10⁻1। तो यहां पर अब देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं 0.95, ठीक है। इसके बाद में हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और 10 की जितनी भी हमारी पावर होती है 10 के ऊपर उसको हम ई के बाद में लिखते हैं। तो यहां पर हमने देखा 10⁻1 है तो ई के बाद में हमने 0.1 लिख दिया। अब यहां पर हम कुछ इनवैलिड एक्सपोनेंट फॉर्म समझते हैं। तो यहां आप देखिए 2.3 और ई लिख रखा है। ये क्यों इनवैलिड है? क्योंकि यहां पर हमने ई के बाद में कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं लिख रखी, ठीक है। अब इसको देखिए 0.54 ई 1.7, ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ई के बाद में हमने फ्लोटिंग नंबर लिख रखा है, यहां पर इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है। अब ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि 12,34 यहां पर हमने कॉमा लगा रखा है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए आप बूलियन लिटरल्स, ठीक है। लिटरल्स के अंदर अब तीसरा हम पढ़ते हैं बूलियन लिटरल्स क्या होता है। तो ये भी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो इसके अंदर हमारी दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू का मतलब हमारा 0 से होता है और फॉल्स का मतलब हमारा ट्रू का मतलब हमारा 1 से होता है और फॉल्स का मतलब हमारा 0 से होता है, ठीक है। तो ये हमारे बूलियन ट्रू कहलाता है ट्रू, और ये बूलियन फॉल्स कहलाता है। चलिए अब हम समझते हैं स्पेशल लिटरल नन, ठीक है। तो नन लिटरल हमारा क्या इंडिकेट करता है? एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जैसे यहां पर आप देखिए हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू नन लिखा, और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे ए को तो हमारा क्या प्रिंट होगा? नन प्रिंट होगा, ठीक है। इसका मतलब ए के अंदर हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रखी, ठीक है। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। यहां देखिए ए इक्वल टू नन, और इसके बाद में जब हम प्रिंट कराएंगे ए को तो देखिए नन प्रिंट हो रहा है हमारा, क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं लिटरल कलेक्शंस। तो ये लिटरल कलेक्शन जो होते हैं ये कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। तो ये लिस्ट जो होती है ये हमारी म्यूटेबल होती है, टपल जो होता है ये हमारा इम्यूटेबल होता है, डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल होती है, सेट हमारा इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हम आगे कवर करेंगे क्योंकि ये हमारे चैप्टर्स आगे दे रखे हैं और इनकी हम अलग अलग वीडियो बना के इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं कि लिटरल कलेक्शन में ये चीजें आती हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन और एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स। तो सिंपल क्या, ऑपरेटर हमारे टोकन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ कंप्यूट करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं किसके ऊपर,
जब हम उनको अप्लाई करते हैं किन्हीं वेरिएबल्स पे, जैसे a प्लस बी, इसका मतलब यहां पर हमारे ऑपरेंड्स क्या हैं, a और b हैं, और उसके बीच में हमने कोई ऑपरेटर लगाया प्लस, जो क्या कंप्यूट कर रहा है, एडिशन वाला काम करेगा यहां पर, ठीक है। वेरिएबल्स के बीच में हमने क्या अप्लाई किया, एक ऑपरेटर प्लस, जो क्या करेगा, कंप्यूट करेगा क्या, एडिशन वाला काम करेगा। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स हमारे कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। तो पहले हम समझते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। तो देखिए यूनरी ऑपरेटर के लिए केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, ठीक है, केवल एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है। अब कुछ यूनरी ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, जैसे प्लस, यूनरी माइनस, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, लॉजिकल निगेशन। तो ये तो आपने मैथ में पढ़ रखे हैं, जैसे +5, +9, ठीक है, तो ये हमारे यूनरी प्लस या यूनरी माइनस ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट और नॉट, ये लॉजिकल निगेशन वगैरह होते हैं, जिनको हम आगे ऑपरेटर की जब हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा अलग से एक चैप्टर है ऑपरेटर से, ठीक है, तो उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको हम अच्छे से आगे समझेंगे, ठीक है। अब आप देखिए बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है। इसके लिए हमारे दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए आप, ये हमारे कितने तरीके के हो सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हम मैथ में पढ़ते आए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ठीक है, बहुत सारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऐसे ही बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन ऑपरेटरों को हम अच्छे से, ऑपरेटर्स की जब हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें आप बहुत अच्छे से समझेंगे इन ऑपरेटर्स को। तो अभी हमको केवल यहाँ पर नाम दिमाग में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचुएटर्स। तो ये आज का लास्ट टॉपिक है टोकन्स के अंदर। तो पंचुएटर क्या होते हैं, पंचुएटर आर सिंबल्स डेट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि पंचुएटर्स जो होते हैं हमारे सिंबल्स होते हैं, जब हम पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट्स का मतलब अभी आप लाइंस या सेंटेंस से ले लीजिए, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उस अच्छे से समझेंगे कि स्टेटमेंट वगैरह क्या होते हैं। तो सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए, प्रोग्राम में अगर हमने 10 लाइनें लिख रखी हैं तो वो 10 स्टेटमेंट होते हैं। तो उनके अंदर हम कुछ पंचुएटर्स यूज करते हैं जिनका अलग अलग यूज होता है। तो बस अभी आप केवल इनके नाम समझ लीजिए कि पंचुएटर कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इनको यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है, ये राइट पैरेंथेसिस होता है। इनको हम कर्ली ब्रेसेस नहीं बोलते, इनको हम केवल ब्रेसेस बोलते हैं। इनको हम ब्रिक ब्रैकेट नहीं बोलते, इनको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं। ये सेमीकोलन है, ये कॉमा हो गया, ये फुल स्टॉप है, ये हमारा क्या है, बैकस्लैश है, ये हैश साइन है, ये @ है, कॉलन, इक्वल, सिंगल क्विट, डबल क्विट। तो इन सबका अलग अलग यूज होता है। सिंगल क्विट और डबल क्विट का यूज तो आपने स्ट्रिंग में पता भी कर लिया, बैकस्लैश का यूज भी आप सीख चुके हो, ठीक है। तो चलिए आज का ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, और बहुत अच्छी लगी हो तो आप कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।